हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद आसिफ बशीर चौधरी के अपना प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम कुछ अहम इश्यूज़ के ऊपर आपको ताज़ा तरीन खबरें भी देंगे और उसके ऊपर तबसरा भी करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 26वीं आइनी तरमीम के हवाले से। ये तरमीम पार्लियामेंट ने मंजूर कर ली और साथ ही साथ जो जजेस की तैनाती का मंजूरी का अमल है वो भी हो गया है। लेकिन अब ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अंदर क्या पक रहा है, और जो स्टेक होल्डर्स है यानी कि हुकूमत इसमें बड़ी स्टेक होल्डर है, अदलिया और फिर हमारे जो लॉयर्स हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं, और टू सम एक्सटेंट इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी स्टेक होल्डर है। ये सारे क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे और ताज़ा तरीन आपको मालूमात देंगे। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के किरदार के हवाले से कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ्यूचर क्या है, और साथ ही साथ कि उन्होंने 22 जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके ऊपर नोटिफिकेशन जारी करना था, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, और अगर वाकई करना था तो क्यों करना था। तो इसके ऊपर नौशीन यूसुफ से हमने बात की है। तीसरी एक बड़ी मुख्तसर सी बात करेंगे कि 1 करोड़ की आबादी है पाकिस्तान की, उसकी एक वफाकी हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है जिसमें दीगर जमातें भी शामिल हैं। लेकिन इस 1 करोड़ की आबादी में एक वज़ीर नहीं है, एक रिप्रेजेंटेशन नहीं है। वो है हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई हैं, दीगर मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं उनका वज़ीर यानी कि वज़ीर अक़लियती अमूर वो नहीं है। इसके ऊपर भी बात होगी। तो आसिफ बशीर से बात का आगाज़ करते हैं। आसिफ, आप ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। ठीक आसिफ, क्या सूरत हाल है? पार्लियामेंट का इजलास, तो सेनेट का कल इजलास था, वो तो एक बड़ा अजीब व गरीब एक वाक़या हुआ, थोड़ा सा सुनाऊँगा आपको। उसमें ख़त्म हो गया। नेशनल असम्बली में आप थे, वो भी आज कुछ कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अहम जो मरकज़ है वो है हमारी अदालत, जिसके बारे में आइनी तरमीम हुई है। तो मुझे पता चला आप कोई राब्ते रूबतों में थे, क्या खबर क्या निकली? देखें एजाज, सबसे पहले तो ये कि एक आइनी तरमीम के ऊपर तो मेरा ख्याल है कि कोई ज़्यादा बातें अब वो नहीं बची जो हम कोई एक्सक्लूसिव शेयर कर सकें या जो भी था। लेकिन एक बात जो अब शरअ दस्तूर पे जुड़ी हुई इमारतें ना, पार्लियामान के बिल्कुल साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बारे में सारी लेजिस्लेशन हुई है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तैनाती, आइनी बेंच, फला ये वो। और एजाज़ उसमें जो मैं ये समझता हूँ कि सियासी लोगों के साथ जो ज़्यादतियाँ माजी में हुई, हमारा मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जो है अदालती कत्ल हुआ उसका, हमारे मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म घर भेजे गए, पनामा में बुलाए गए, कामे में भेजे गए, दूसरे मामलात में घर भेजे गए, अदालत उन्हें घर भेजती रही। अब जो अदालत ने इनक्रोच किया हुआ था उसके जवाब में पार्लियामान ने एक कार्रवाई करते हुए उनके जो हैं बहुत सारी चीज़ें इनक्रोच करने की कोशिश की। इनक्रोच का वर्ड जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ शायद बहुत सारे व्यूअर्स को मुनासिब ना लगता हो, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि वो कहाँ कहाँ पे है। तो अब जो एक सिनेरियो पैदा हो रहा है, वो जो हमारी वकला रहनुमाओं के साथ बात हुई, जो हमने सुनगुन ली है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के हवाले से, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी बहुत सारे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें करने जा रही है जो शायद अभी तक किसी ने गेज नहीं की, या अभी तक उनके बारे में उतनी अलर्ट नहीं है हुकूमत या मुक़्तदर ताकतें जिन्होंने ये सारी लेजिस्लेशन की है। रद्द-ए-अमल आने लगा है सुप्रीम कोर्ट का रद्द-ए-अमल आएगा एजाज़, ये आप मेरी बात लिख लें, और बड़ी अक्सरियत के साथ आएगा। अच्छा, ये मैं आपको बहुत ही वसूख के साथ इसलिए कह रहा हूँ कि जजेस अपने जिन इंतहाई करीबी लोगों के साथ अपने जो माइंड्स डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, नॉर्मली एजाज़ ये होता है कि चीफ जस्टिस अगर जूनियर लगे, जिस तरह आप देखें कि आर्मी चीफ अगर फ़ौज में जूनियर लगता है तो सीनियर लोग घर चले जाते हैं, उसकी कमांड में नीचे काम नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में भी यही तासुर था कि 2 इस्तीफ़े आए कि आए, ऐसे बड़ी बातें हुई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई इस्तीफ़ा नहीं आया। और सुप्रीम कोर्ट में आज भी जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में जस्टिस यही आफरीदी ने चाय पी है, जो कि रूटीन का एक मैटर है, और उसी चैम्बर में बाकी उनके 3-4 क्लोज जो दोस्त हैं वो भी बैठे हुए थे, और आज भी उन्होंने वहाँ पे चाय पी है। और ये रूटीन का मैटर नहीं है, इस माहौल में ये रूटीन का मैटर नहीं, लेकिन ये क्योंकि पहले से होता आ रहा है, ये पहले से होता आ रहा है, तो उन्होंने आज भी उसी रूटीन में चाय पी है। इतना बड़ा मतलब वो नीचे से तीसरे नंबर वाले साहब को उन्होंने किया, तो वहाँ पे कुछ चीज़ों के अंदर बड़ी क्लैरिटी है। और हुकूमत ने जो अपने तई जो चीज़ें गेज की हैं, वो मेरी राय के मुताबिक, मेरी जो मालूमात हैं, जो लोगों से बातचीत हमारी हुई है, वो प्रॉपर गेज नहीं हुई। और चीफ जस्टिस जो हैं हमारे,
वो भी उस अक्सरीती अदालती माइंड का हिस्सा हैं जो ये समझते हैं कि अगर एग्जेक्टिव चीफ जस्टिस लगाने का इख्तियार लेगी अपनी मर्ज़ी से, तो इससे जज जो है सीनियर जजेस में से, क्योंकि एक बुनियादी असूल होता है ना कि जज पे कोई दबाव या लालच ना हो, तो ये एक लालच के ज़ुमरे में आ जाता है ना, अगर आपने चीफ बनना हो तो वो इस बात को बाय करते हैं कि ये लालच के ज़ुमरे में आता है और ये तरमीम इस लिहाज से दुरुस्त नहीं। ये तो एग्जेक्टिव का मामला नहीं है ना, ये तो पार्लियामेंट के पास, ये पार्लिमानी कमेटी है। देखें एजाज, आप बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। आप ये देखें कि दुनिया में अमेरिका की आप मिसाल ले लें, जजिस की तकर्रुर में पार्लिमान का बहुत बड़ा रोल है। पार्लिमानी कमेटी अगर लिख दे ये बंदा जज नहीं बन सकता ना, वो बंदा कभी ज़िंदगी में जज नहीं बन सकता। हमारे यहाँ उसके ऊपर कोई बात नहीं हुई ना, मैं हुई क्या, लेकिन नहीं हुई। क्यों नहीं हुई यार? जो नाम अंडर कंसिडरेशन आते हैं वो तो अभी भी चीफ जस्टिस ही सोच के आता है ना। देखो हमने इतनी तरमीम की, इसके अंदर कहीं पे हमने कोई क्राइटेरिया बनाया कि यार इसका कहीं ना कहीं टेस्ट ना से इंटरव्यू होगा, ठीक, कोई एक और कोई अप्लाई करने का मैकेनिज्म होगा। मेरा बच्चा अगर जज बनना चाहता है, मैं आप बनना चाहते हैं, एक आम पाकिस्तानी बनना चाहता है, उसका नाम चीफ के जहन में ही नहीं आता। चीफ साहब के जहन में अपने बेटे का नाम आता है, भतीजे का आता है, अपनी लॉ फर्म के लोगों का नाम आता है। अच्छा होता क्या है, वहाँ वकील बैठे हुए हैं, हुकूमत के नुमाइंदे हैं और जजेस हैं, तो जजेस के फिर 4 नाम जजेस के आते हैं, 2 हुकूमत के आते हैं, 2 वकील अपने ले आते हैं और एक भावता होता है। नहीं आसिफ, अभी एजाज जो मैं बात बता रहा हूँ ना, अंडर कंसिडरेशन नाम आने में ही इंसाफ का कत्ल हो जाता है। बुनियाद देखें, एक ओपन होना चाहिए कि कोई भी पाकिस्तानी शहरी जज के लिए अप्लाई अगर करना चाहता है, इंटरेस्टेड है, वो अप्लाई करे और उसको जांचा जाना चाहिए कि क्या वो मेरिट पे आता है कि नहीं। आसिफ 2 डेकेड्स जो है ना, मैंने और आपने देखी हैं, 2 ग्रुप थे, एक था हामिद खान ग्रुप और दूसरा है आसमा जहांगीर ग्रुप। इन्हीं 2 ग्रुपों के जज लगते रहे, इन्हीं की रिकमेंडेशन लगती रही है और नताइज आप देख लें। एजाज अब कुछ और करना चाहिए था ना, लेकिन हमने क्या किया, हमने ये किया कि देखें पाकिस्तान के 83% मुकदमात आपके और हमारे आम पाकिस्तानियों के डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के पास हैं, पेंडेंसी सबसे बड़ी उधर, ठीक बात। 15% मुकदमात हाई कोर्ट्स के अंदर हैं और 2% मुकदमात सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास, 2 पॉइंट समथिंग। ये मुकदमा हम सियासतदानों ने अपने साथ जुल्म और नाइंसाफ़ी का तो बदला लेने की कोशिश की है। सियासतदानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हुई, पीपल्स पार्टी, नून लीग, दूसरा तीसरा जो भी था, उनके साथ अदालती नाइंसाफ़ियाँ हुई। मामला सिर्फ ये है कि जो आम आदमी का मसला था वो अभी तक हल नहीं हुआ। इन जुडिशल रिफॉर्म में उसे हल होना चाहिए था। जब आप इतने बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के अंदर भी लाएं, जहाँ पे जजों की कमी है, जो वो बहुत सारी अब इन्होंने कर दिया ना आसिफ, वो बार बार उसमें आई हैं चीज़ें। वो एजाज देखिए आसिफ, ये देखें ना, सूबाई जो अदलिया है उसमें इन्होंने तो परसेंटेज रख दी है ना कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के ज़्यादा लोग जाएंगे ऊपर। एजाज मैं हाई कोर्ट की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह सी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी कौन सी इतनी आजी है एजाज साहब? नहीं है, उसी के पास तो 83% केसेस पड़े हुए हैं। और मैं आपको बताऊं, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी के हालात सब जो हम 138वें नंबर पे है ना, वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से नहीं है। वहाँ पे देखें एक बड़ी बुरी मिसाल दी जाती है, यार कोई सिक्खाशाही है, और मैं कहता हूँ जी सिक्खाशाही भी अच्छी होती है। आपने मेरी चीज़ ले ली ना, आपकी होगी, मुझे अदालत के यार आपकी नहीं है, ख़त्म होगी, मैं रो पीट के चुप कर जाऊँगा। सबसे वर्स्ट इंसाफ का कत्ल ये है कि ये 50 साल डिसाइड ही ना हो कि ये आपका ये मेरा है। पाकिस्तान में ये हो रहा है। पाकिस्तान में 50 साल डिसाइड ही नहीं होता कि ये चीज़ आपकी है या मेरी है। देखिए ना, अगर नहीं, उसमें तो आसिफ लेजिस्लेशन का भी तो एक अमल है। एजाज तो वो लेजिस्लेशन अभी भी नहीं हुई ना, तो लेजिस्लेशन तो अदलिया ने नहीं करनी। नहीं, जो जिन्होंने करनी थी उन्होंने अभी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की और उन्होंने कहा जी, उसमें फिर वही बात आ गई कि पीटीआई के जज और नून के जज और फलां के। देखें हमारी सुपीरियर जुडिशरी ने हमेशा सियासतदानों को रिलीफ दिया ऐसे, अगर अदालती कत्ल भी किए ना, लेकिन जो सियासी केस थे उनमें हमेशा मियाँ साहब के सारे केस कहाँ से ख़त्म हुए हैं? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से हुए, नीचे से सजाएं हुई हैं। दहशतगर्दी के मुकदमात में भी हुई है एहतसाब के, लेकिन जब हाई कोर्ट में आए उड़ गए, सुप्रीम कोर्ट में। ये होता रहा, जरदारी साहब के केस कहाँ से ख़त्म हुए? हाई कोर्ट से। इमरान खान के केसेस कहाँ से ख़त्म हो रहे हैं? हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से। नीचे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी जो है हमारी, वो तो सजा दे देती है। मैं अर्ज़ करूँ आपको, ये जो आप कह रहे हैं ना कि अदलिया ने रिलीफ दिया और अदलिया ने सजाएँ दी, मामला ये था कि हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो हमारी अदलिया के साथ हैंड इन ग्लव थी, दोनों जुड़े हुए थे। और जब दोनों जुड़े हुए थे, अदलिया किसी सियासतदान को उस वक्त सजाएं देती थी जब वो इस्टेब्लिशमेंट के लेफ्ट साइड पे होता था, जब वो इस्टेब्लिशमेंट के राइट साइड पे हो तो उसको रिलीफ मिलने लग पड़ती थी। एजाज, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग ना, मैं यही कह रहा हूँ। देखें
जुडिशरी अब क्योंकि जनरल मुशर्रफ के कू के बाद अब मुक़्तदर ताकतों ने तय किया हुआ है कि फ्रंट पे नहीं आना। अब डमी हुकूमतें हम देखते हैं, सॉरी टू से, हमें डमी हुकूमतें नज़र आती हैं। 2018 से ऑनवर्ड मैं एक तसलसल देख रहा हूँ कि जिसमें सिविल लोगों के पास उतने इख्तियारात नहीं हैं। तो आज उनको इनक्रोच कर दिया गया जजेस के ऊपर। देखें, मार्शल लगता है सबसे पहले पीसीओ पे होता है कि प्रोविजनल आर्डर मानते हो तो ठीक है, जज हो वरना घर जाओ। अब 16 साल हो गए मार्शल ख़त्म हुए हुए। अब वहाँ से जो आवाज़ें आती थी उनको दबाने के लिए आपने पार्लिमान को इनक्रोच करा दिया अदलिया के ऊपर। अब एजाज जो आगे होने जा रहा है वो आसिफ, क्या है? मेरी पहली बात ये है, ये जो बात आप कह रहे हैं ना कि पार्लिमान ने इनक्रोच कर लिया, या वो जज साहिबान समझते हैं पार्लिमान ने इनक्रोच कर लिया। पहली बात यह है कि क्या पार्लिमान के पास इस बात का अख्तियार है या नहीं है। पार्लिमान जिसने लेजिस्लेशन और कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन की तरमीम का हक है। और अगर ये जो जज साहिबान हैं ये कहते हैं कि हम पार्लियामेंट की गई तरमीम को नहीं मानते, तो इन जजों की कोई हैसियत नहीं, ये आईने पाकिस्तान को नहीं मानते। के खिलाफ आर्टिकल 6 होगा। इनके आर्टिकल 6 बनता नहीं, है। आप सुन लें, उसमें बुनियादी मैं एक बात बताऊँ। आइन बनाया था आइन साज असम्बली ने। आइन साज असम्बली ने आइन बनाकर कहा था कि हमने पार्लियामेंट को आइन में तरमीम का हक दिया है। अब मुझे बात अगर मुकम्मल आप प्लीज करने प्लीज दें, आप कर लें बात, मैं फिर नहीं मुझे पूरी बात करने दें ताकि कब समझ आ जाए ना। आइन साज असम्बली ने बनाया था आइन, उसमें 3 पिलर बनाए थे स्टेट के। और अदलिया जो है ना, ये बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट पिलर है एजाज। ठीक, एक जज अगर 302 करता है ना आला अदलिया का, एसएचओ उस पर एफआईआर नहीं दे सकता। आप कहेंगे कि कानून से मावरा है, नहीं है। उस पे इनिशियल सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद उस पर कार्रवाई होगी। समझ रहे हैं? एक के एसएचओ वैसे तो दरख्वास्त दे कि कोई बंदा दे, एसएचओ आ जाए जी जज साहब मेरे साथ आए। उसी दस्तूर साज असम्बली ने आइन में तरमीम का इख्तियार दिया है, लेकिन उसमें लिखा है कि आप फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ सकते। अगर आप फंडामेंटल्स को छेड़ना है आपने, आप चाहते हैं, तो आप दोबारा एक आइन साज असम्बली बनाएंगे, उसका मैंडेट लेंगे लोगों से, जिस तरह तुर्की में हुआ, और उसमें 66% वोट आपको दरकार होंगे। ये जो असम्बली है, ये आइन की बुनियादी जो चीज़ें उनको नहीं छेड़ सकती, फंडामेंटल्स को नहीं छेड़ सकती, इसके पास ये राइट नहीं है। अदलिया की आज़ादी जो है ना, वो इंडिपेंडेंट एक बिल्कुल एक अदलिया अलहदा पिलर है। उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो बड़ी अच्छी एक तरमीम हुई है कि 3 साल टेन्योर हो चीफ जस्टिस, क्योंकि इस वक्त जिंदा चीफ जस्टिस 10 हैं, कुछ 3 महीने का, एक 25 दिन का, एक 9 महीने का, और इनका जो पर्क्स है ना वो सदर पाकिस्तान के बराबर है। तो ये 3 साल टेन्योर कर दें। लेकिन जो सीनियरिटी का असूल था वो इस लिहाज से बेहतर था कि जज खौफ से आज़ाद था कि मुझे चीफ लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। अब मुझे ये बताएं, हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं, ये जो कमेटी बनी है, इसमें नैब के मुल्ज़मान हैं और उन्होंने अपनी पार्टी से जो लाइन लेनी है वही नाम उन्होंने देना। अच्छा, नैब क्या दुरुस्त मुकदमात बनाती है? नैब गलत मुकदमात भी बनाती रही है, लेकिन इस कमेटी में वो नाम दोनों पार्टियों के पास थे जो ऐसे नाम थे कि आते तो उस पर कोई बात ना होती, आप वो नाम भी दे सकते थे। कमेटियों ने अपने लॉयल लोगों के नाम दिए हैं, जो मनोवान उनके दिए हुए नामों के ऊपर अंदर जाके आसिफ, सियासी जमातें अपने लॉयल लोगों के नाम देखिए, नहीं, जजेस में आप लॉयल लोग नहीं, आप अपॉइंटमेंट में अपना रोल लें, अपॉइंटमेंट में अपना रोल लें, वहां पे इंश्योर करें कि कोई ऐसा वैसा बंदा जज ना बने। जब आप मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ जाए ना, तो उसके ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, कोई लालच नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं वरना आसिफ कथा कलामी, मैं दोबारा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ये नुक्ता रह ना जाए। अगर मान लिया आपकी बात कि इन्होंने लॉयल लोगों के नाम दिए, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, लॉयल लोगों के दिए होंगे, लेकिन मुझे ये बताएं, अगर वो लॉयल लोग हैं तो इसका मतलब उन्हें तो फिर जज ही नहीं रहना चाहिए। और मंसूर अली शाह साहब, मैं बड़ा एहतराम है मंसूर शाह साहब का, आपको पता है, मैं उस दिन मुझे नाम भी लेना पड़ा, मेरे पास ये मालूमात हैं कि मंसूर अली शाह साहब JUIF से राब्ते में थे। मंसूर अली शाह साहब एक और सियासी जमात का भी मुझे पता चला, उनसे किसी और के ज़रिए और जगहों पे भी राब्ते थे। अब मैं ये राब्ते जो हैं उनके, इसका मतलब है कि वो किसी के लॉयल हो गए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा एजाज़ कि मैं तो किसी फ़र्द की बात नहीं कर रहा आपसे, ना मंसूर अली शाह की कर रहा हूँ, ना मुस्लिम लीग नून की कर रहा हूँ, ना PTI की कर रहा हूँ, ना, मैं आपको ये सिर्फ कह रहा हूँ, अब फ़ौज में आप देखें कि एक इंटरनल सिस्टम है ना, प्रमोशन का, तबादले का, सब कुछ।
किसी सियासतदान ने कभी प्रमोशन कराने की कोशिश की है या हुई है कभी? नहीं हुई। ठीक है, एक ओहदा आपने रखा है ना आर्मी चीफ का, आसिफ वो आर्मी चीफ लगाना होता है तो जर्नैल फिर लॉबी करते हैं। ठीक। अब जब आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ के लिए आपने कहा जी कि हुकूमत लगाएगी, पार्लियामान से मुराद हुकूमत है, सीधी मैं आपको बात बताऊँ, 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी भाई पार्लिमानी कमेटियां यहाँ कितनी इंडिपेंडेंट है? 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होगी आसिफ। कितनी इंडिपेंडेंट है मुझे ये बताएं। आसिफ इंडिपेंडेंट जितनी भी हो ना 2/3 उन्हीं की होगी ना, वैसे ही हुकूमत की अक्सरियत होती है ना उसके आई अंदर। एग्री विद यू। मेरा पॉइंट ये है कि पार्लिमानी कमेटियों को आपने आज तक ट्रस्ट कब किया है? आप खाली आप चीफ जस्टिस की बात करते हैं, मैं तो कहता हूँ आर्मी चीफ भी पार्लिमानी कमेटी के सामने रखें, वो भी यही लगाएं। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को भी पावर ज़्यादा पावर दे दें, वो भी पार्लियामेंट ही लगाए। अगर इस पार्लियामेंट ने, मैं आपको पता है इस इलेक्शन के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर, सियासी जमातों के ऊपर आप और मैं कितनी बात करते नहीं हैं। एजाज, बात आप समझ नहीं रहे। मैं पार्लिमानी कमेटियों, जजेस के तकर्रुर में पार्लिमानी कमेटी को 51% मेजॉरिटी के साथ डिसीजन करने का हामी हूँ। बस ठीक है, 55%। बस ठीक बात। लेकिन जब आप किसी को मुंसिफ की कुर्सी पे बिठा देना, उसके बाद उस पे रिटायरमेंट तक एक दिन के लिए भी किसी लालच ऑफ कोर्स और किसी खौफ का साया नहीं पड़ने देना। ठीक बात, ये मेरी राय है, गलत हो बिल्कुल सकती ठीक बात। मेरा ये मानना है कि जज बनने से पहले आप उसके बाल की खाल उतारें। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट के एक जज को इसलिए नाअहल कर दिया पार्लिमानी कमेटी ने कि चंद माह पहले आपके घर एक बच्चा काम करके गया जो अंडर एज था, ठीक बात। तो उन्होंने नहीं लगाया उनको। आसिफ आप इसी तरह करें, पार्लिमान का रोल रखें जज लगाने में। एजाज, जब भी आप जज को कोई लालच होगा ना हुकूमत से, देखें सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी मुलजिम हुकूमत होती है। मिसिंग पर्सन में वजारत दिफा होती है, वजारत दाखिला होती है, लैंड का केस होता है आपका, NHA वजारत मुवासलात होती है। आसिफ मुझे एक बात बताएं, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मैं एक सवाल उठा रहा हूँ। जी जी ज़रूर। मुझे ये बताएं कि आज तक जज खुद ही लगते आए ना? नहीं, हमारे यहाँ तो हमने तो 94 ऑनवर्ड जो जस्टिस सजाद अली शाह का जो फैसला है 96 में हुआ। देखें 96 देखें एजाज क्या था हमारा, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान बनने के बाद रिफॉर्म्स नहीं हुई ना, जी हाँ। ईस्ट इंडिया कंपनी मुल्क चलाती थी, तो आपने फ़ौज में रिफॉर्म्स नहीं की, आपकी फ़ौज बिजनेस करती है। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, गोरों ने जिनको ज़मीनें अलाट की हुई थी इंडिया में वापस होगी। ठीक बात। इंडिया में 576 जो टोटल स्टेट्स हैं जो इंडिया के पास गई थी, वो सब सरकार ने जब्त कर ली। सुप्रीम कोर्ट में वो आए, उन्होंने कहा जी हमारी स्टेट्स हैं। उन्होंने कहा आपने गोरे के आगे सरेंडर किया था, हम उसको वापस करेंगे जिसने सरेंडर ना किया हो, एक भी नहीं था। उन्होंने जब्त करके उनका एजाजिया मुकर्रर किया। यहाँ लैंड रिफॉर्म नहीं, वही लोग पार्लियामान में आ गए। फौज की रिफॉर्म्स नहीं हुई, वो भी उसी तरह से उनका भी चीज़ें चल रही हैं। अदलिया की रिफॉर्म्स नहीं हुई, वाइसराय लगाता था जज, उसमें गोरा कत्ल कर देता था, उसको कोई नहीं पूछता था। तो पहले आपका गवर्नर जनरल सदर लगाते थे जज, जो कि गलत प्रैक्टिस थी। 73 के आइन में आके आपने जुडिशरी का आके पहली दफ़ा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मुआखज़े का भी तय किया कि वो इनका करेगी ये मुआखज़ा, और जज जो है अपॉइंटमेंट का तरीकाकार भी चीफ जस्टिस से इनिशिएट हुआ। वो फिर फ़र्द वाहिद के पास था। 96 का जो केस आप वो कह रहे हैं अभी, वाबुल खैरी साहब की जो पटिशन थी, उसमें आके इन्होंने वंस फॉर ऑल तय कर दिया कि सीनियर मोस्ट लगेगा जज, लेकिन उसमें भी अगर टेन्योर पोस्ट का कर देते तो ये और भी अच्छा। अच्छा आसिफ, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। आपने 96 ऑनवर्ड ये तय किया कि जजेस लगेंगे, जजेस पावरफुल हुए, पर्टिकुलरली इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के बाद तो और ज़्यादा पावरफुल हो गए। बिल्कुल, बहुत आप देखें ना पार्लियामेंट के अंदर जो 19वीं आईनी तरमीम आई, अब तो ये सारी जमातें सियासी बोल रही हैं कि वो इफ्तिखार चौधरी साहब ने गर्दन पे जिसे कहते हैं ना उंगली रख के वो तरमीम करवाई थी, और इफ्तिखार चौधरी साहब अकेले नहीं थे। उस वक्त की जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट थी इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ खड़ी थी। अब ये मामला क्या हो गया? 19वीं आईनी तरमीम बड़ी ज्यादती थी इफ्तिखार चौधरी साहब की करवाना, इसलिए कि जो जुडिशरी की अपॉइंटमेंट में पार्लिमान का एक बड़ा रोल होना चाहिए, और बाकी दुनिया में भी है। अच्छा, बाकी दुनिया में भी है। और इफ्तिखार चौधरी साहब को बिल्कुल एडवोकेसी नहीं करनी चाहिए थी और ब्लैकमेलिंग नहीं करनी चाहिए थी कि आप मेरे दिए हुए जज लगाएंगे। अब आसिफ आगे ये गलत काम था। ठीक बात। इसी तरह साकिब निसार साहब ने जो 184(3) की और इफ्तिखार चौधरी साहब ने जो तबाही की है, मैं उसका बिल्कुल हामी नहीं। मैं आप उसी नुक्ते पे आ रहे हैं ना। अब हो क्या रहा था? हो ये रहा है कि आपके होता ये आया है कि इस्टेब्लिशमेंट का और अदलिया का एक गठजोड़ बन गया, दोनों ने सट पंजा कर लिया, प्राइम मिनिस्टर्स को घर भेजते जाएं, हुकूमतों को चलाएं नहीं। अच्छा, अगली बात, अमूर सल्तनत रुक गए, हुकूमत ये करते हैं, जो आपकी जो है ना एग्जेक्टिव, वो बेकार बैठ गई। अब आप एक, ये मैं एग्री करता हूँ। अच्छा, एक मिनट, अदलिया की बदतदालियों से मैं एग्री करता हूँ। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि अब
जो इस्टेब्लिशमेंट है और अदलिया एक हो गए। ये पहली दफ़ा हुआ है कि इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया निकले हैं। अदलिया किसकी तरफ देखेगी? अब पार्लियामेंट की तरफ देखेगी। और कब देखेगी? ओनली उस वक्त देखेगी जब जज लगेगा। जब जज लग जाएगा तो 3 साल उसके ऊपर होंगे और वो अपना इंडिपेंडेंटली फैसले करेगा या नहीं करेगा, ये अभी एक ख्वाब है। ये टाइम विल टेल कि इस तरमीम के अमल दरामद से क्या नुकसान होगा। लेकिन उस तरमीम से पहले अगर आप जिस तरह के कह रहे हैं कि जजेस रद्द अमल देंगे तो इनके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगना चाहिए। देखें जजेस क्या रद्द अमल देंगे? जजेस ये रद्द अमल देंगे कि कोई फुल कोर्ट हो सकता है। देखें वकील और जज इंतज़ार कर रहे हैं 26 तारीख का, ठीक, 25 तक टेन्योर है जी हाँ। 26 तारीख को नया चीफ जस्टिस बैठेगा और वकील भी इसी इंतज़ार में है। वकील वो उनका ये कहना है कि आप अगर अदालत को एक चीफ के थ्रू जब आप चीफ अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे तो आप एक तरह से अपने हाथ में अदलिया के मामलात ले लेंगे। ठीक है आसिफ, जब चीफ लग जाता है ना, हाँ जी, आर्मी चीफ भी जब लग जाता है ना तो फिर वो आर्मी चीफ नहीं, होता है। जो और जब चीफ जस्टिस भी लग जाता है ना वो चीफ जस्टिस होता है। आर्मी चीफ वाला तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तो लग जाता है तो पहले उसी को घर भेजता है जिसने लगाया। भुट्टो साहब को देख लें, मियां नवाज शरीफ साहब को देख लें। लेकिन चीफ जस्टिस साहिबान जो है ना, यहाँ पे मामलात कुछ दूसरे हैं। ये थोड़े कमज़ोर लोग हैं। ये हमेशा डिक्टेटरों के आगे हमारे जज झुक गए हैं। हमारे जजों ने हमेशा ताकतवर लोगों के साथ मिलके सियासतदानों को नुकसान पहुंचाया है। अगर ये कमजोर लोग हैं इन पे फिर ट्रस्ट नहीं करना एजाज चाहिए। हमने इन्हें स्ट्रेंथन करना है। अब देखें, मैं इस खराबी को, इनकी जो बुराइयां हैं, मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा। मैं उसको डायग्नोज करते हुए मैं कहता हूं कि हमने जो रिएक्शन में लेजिस्लेशन नहीं करनी, हमने इन्हें भी देखें। मजबूत अदलिया और मजबूत मीडिया डेमोक्रेसी के दो पर हैं। बिल्कुल ठीक बात। एक पर राइट का है, एक पर लेफ्ट का है और इसी से डेमोक्रेसी ने उड़ना है। जब भी आप देखें हुकूमत आज जो है ये सदा नहीं रहेगी, कल कोई और हुकूमत आ जाएगी, परसों कोई और हुकूमत आ जाएगी। आप ये भी देखें कि हुकूमत भी किसके असर और रसूख से आती है। पाकिस्तान में तो बड़ा विजिबल है, वर्के फट जाते हैं तो आप नहीं तो अगर आप जुडिशरी को आप इंडिपेंडेंट जितना रखेंगे, मीडिया देखें इमरान खान साहब के दौर में मीडिया के साथ क्या कुछ नहीं हुआ, उसका नुकसान उनको। आसिफ में वो मिसालें कहीं और चली जाती है ना। मैं मोटी बात कह रहा हूँ कि पहली दफ़ा हुआ है कि गो के इसमें इस्टेब्लिशमेंट का मुफाद है इस आइनी तरमीम में। लेकिन आप एक लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स देखें। लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स में पहली दफ़ा अदलिया इस्टेब्लिशमेंट से परे हुई है और पार्लियामेंट से जुड़ी है। ये तो पार्लियामेंट को मानते ही नहीं है जज साहिबान। ये तो कानून उड़ा देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर दें, उड़ा देते हैं। ये कौन है? ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को भी नहीं मानते। जजेस ने उन लोगों को नाअहल किया, उन एमएनएस को, सेनेटर्स को, जिन्होंने फ्लोर ऑफ दी, हालांकि वहाँ प्रोटेक्शन होती है जी हाँ, वहाँ उन्होंने कोई बात की। यहाँ पे 2 बोतल शराब पे भी डालते हूँ मैं उनकी बदइतदालियों को बिल्कुल। लेकिन अब आप कह रहे हैं जुड़ी है, मैं इसको जुड़ी नहीं समझ रहा। अच्छा, वो इसको देख रहे हैं कि, लेकिन एजाज ये अगेन एक डिबेटेबल बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि जो मैं कह रहा हूँ 100% मेरा भी दावा नहीं हतमी बात है या आप जो कह रहे हैं वो कोई गल मैं नहीं। लेकिन इसके बीच का कोई रास्ता होगा। अभी जो तरमीम हुई है ना, ये एक रिएक्शन में हुई है। जो अदलिया ऊपर बैठी हुई थी पार्लिमान के, वज़ीर आज़म को घर भेज देती थी, रुकन को नाअहल कर देती, तो नहीं अगर बैलेंस्ड होती तो अच्छी थी। अगर अब भी बीच का कोई रास्ता निकल आए तो ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन होगी जितनी आपकी जो सिस्टम रन। अब तरमीम कर दी है, ये सिस्टम चलेगा तो उसमें खामियां भी पता लगेगी। ये तो पहले ही है कि आपने अज्यूम कर लिया कि ये तो नहीं चलेगा, ये मसला है। लेट द सिस्टम रन। मेरे ख्याल में आगे चलते हैं आसिफ। वो आसिफ नौशीन यूसुफ हमारे साथ हैं। तो जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं सिकंदर सुल्तान राजा, आपको पता है कि सारे लोग उधर देख रहे थे इस आइनी तरमीम के हवाले से कि क्या उन्होंने तरमीम आगे करनी है या नहीं करनी, यानी कि वो नोटिफिकेशन मखसूस नशिस्तों का करना है या नहीं। तो नौशीन से पूछते कि नौशीन बताएं नौशीन कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वो मतीउल्लाह जान ने भी लिखा कि आप टॉप रिपोर्टर हैं एंड वी ट्रस्ट यू। तो ये बताएं कि ये तरमीम वाकई जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने करनी थी या नहीं करनी थी, अंदर की कहानी क्या है? देखिए, वो जो मखसूस नशिस्तें थी जो कि मुअत्तल हुई हुई हैं, इलेक्शन कमीशन तो प्रिपेयर्ड था उनका नोटिफिकेशन करने के लिए, लेकिन ये पूरी बिल्कुल उसको फिर आमने सामने वो खड़ा हो जाता सुप्रीम कोर्ट के इस एक्ट से। तो एक टाइम दिया गया, उन्होंने फैसला तो कर लिया था क्योंकि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो उनकी एक तो सिविल जो CMA है उनकी वो पड़ी हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, काफी अरसे से पड़ी हुई, पेंडिंग पड़ी हुई है। दूसरा इलेक्शन कमीशन का ये है कि सुप्रीम कोर्ट खुद ही काफी बार अपने फैसलों में ये कह चुका है कि जब जो है कोई
नई तरमीम अमेंडमेंट हो जाए तो नया कानून जो है वो लागू हो जाता है। इस तरह इलेक्शन एक्ट में भी तरमीम हो चुकी हुई थी। तो अब इलेक्शन कमीशन के पास तो इन पे सॉलिड ग्राउंड्स थे मौजूद और वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड बैठा हुआ था कि वो अपनी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो कर ले, लेकिन उन्होंने होल्ड पे रखा। आप देखिए उन्होंने इजलास किया लेकिन उन्होंने सारे मामलों के स्पीकर के खतूतों का जायजा लिया लेकिन मामले को होल्ड पे कर दिया, क्योंकि बिल्कुल आमने सामने हो जाना था इस मामले पर। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की अगर वो ये एक्ट उस टाइम कर देते, क्योंकि उनकी एप्लीकेशन तो पड़ी हुई है। तो ये आप देखिए अब इस पूरे तनाजुर में ये था कि जो वो मेंबर्स जो बहाली के लिए थे वो आपको पता है सारे अलर्ट बैठे हुए थे। वो कह रहे थे कि हमें जिस टाइम कहा गया हम आके वोट दे देंगे, लेकिन ये नौबत ही नहीं आई, क्योंकि चीजें जो थी वो दूसरे तरीके से प्लान जो एक प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी जो भी कहें आप, वो कामयाब हो गया। और इसके नतीजे में जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको टच करने की जरूरत नहीं पेश आई। वो मामला आगे देखेंगे अब आगे, क्योंकि कोर्ट में वो चलना है डेफिनेटली, तो वहां पर वो हल होगा। किस तरीके से हल होगा, वो पीटीआई को नशिस्तें मिलती हैं या वो जो पुरानी नशिस्तें वो बहाल हो जाती हैं, ये देखना है। लेकिन दिलचस्प सूरत हाल रही, सारों की नजरें इलेक्शन कमीशन पे थी। हर थर्ड पर हर कोई पूछ रहा था इलेक्शन कमीशन क्या करने जा रहा है, क्योंकि हर कोई एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर वो नशिस्तें बहाल हो जाती हैं फिर आगे फ्यूचर उसके वो फिर प्रिडिक्ट करेगा कि आईनी तरमीम किस तरह कामयाब होगी। लेकिन आईनी तरमीम तो आपने देखा सिंपली बहुत आसानी के साथ हमें कामयाब होती नजर आई है। अच्छा नौशीन, ये भी बताइए कि जो नई तरमीम हो गई है इसमें जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, इनका मुस्तकबिल क्या है? देखिए इस तरमीम में सबसे इंपॉर्टेंट एक बात हुई है जो लोग थोड़ा सा ओवरलुक कर रहे हैं, वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा। क्योंकि आपको पता है उसके लिए कंसेंसस चाहिए होता है, बाकायदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुशावरत के साथ कंसेंसस के साथ लगाया जाता है हमारे मुल्क में। लेकिन जब ये 5 इयर्स के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाता है, और हमने माजी में देखा कि 2-3 बार यूं हुआ कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चले गए। रिसेंट बिल्कुल जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा है उनसे पहले भी ये ओहदा काफी अर्सा खाली पड़ा रहा क्योंकि कंसेंसस नहीं हो पा रहा था। लेकिन अब यह है कि जब तक नया चीफ नहीं आ जाता तो मौजूदा जो है वही कंटिन्यू करेंगे। यानी कि जो इलेक्शन कमीशन थोड़ा सा गैर फाल हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अदम मौजूदगी में, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर फैसले आ जाते हैं और 2 या 3 मेंबर्स रह जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा था माजी में 2 मेंबर्स भी रह गए थे, तो फिर फैसला कैसे होगा? इत्तफाक राय तो हो नहीं सकता और झगड़ा आ गया तो फिर कौन फैसला कराएगा? तो आमतौर पर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का उसमें एक बड़ा किरदार हो जाता था। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा जो है उसको तौसी दे दी जाएगी जब तक के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं आ जाते। लेकिन हम तवक्को कर सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी पार्टीज जो है पोलिटिकल पार्टीज, आपने देखा इन दोनों पोलिटिकल एंगेजमेंट रही। पीटीआई जो गो कि उसने मुखालफत की तरमीम की, वो नहीं आ रही थी, लेकिन वो पूरे पोलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनी रही और इसके नतीजे में आपने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान के साथ उनके अच्छे टर्म्स हो गए। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती का मामला आएगा जो कि 25 जनवरी 2025 को रिटायर होने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि कंसेंसस बिल्ड हो जाए। जिस तरह पिछली दफा ये नाम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, ये इमरान खान की तरफ से आया था, आपको मालूम होगा उस टाइम के वजीर आजम थे, और फौरन ही ऑपोजिशन की जानिब से इस नाम को कबूल कर लिया गया था और वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर लग गए थे। और आपको एक दिलचस्प स्टोरी भी बता दूं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान की ही पसंद थे। हमारे जराए ने हमें उस वक्त भी बताया था और आपसे भी जिस पर डिस्कशन हुई थी कि जब इमरान खान को पता चला था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनसे जो पिछली वाली हुकूमत थी उसके दौर में शायद खाकान अब्बासी की कुछ मामलात पर काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड ले लिया था, तो इमरान खान को ये बात बहुत अच्छी लगी थी। और फिर हमारे जराए ने हमें बताया था कि इमरान खान ने ही जब उनका सिकंदर सुल्तान राजा का नाम फ्लोट किया और उन्होंने बोला कि सिकंदर सुल्तान राजा ये जबरदस्त बंदे हैं, इनको ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनना चाहिए। इसी तरह की कमोवेश बातें थी, आपको याद होगा। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है उस वक्त भी आपको पता है कंसेंसस के साथ आ गए थे। तो अभी भी ये हम तवक्को कर सकते हैं कि जिस तरीके से पॉलिटिकल डायलॉग्स हुए थे, गो के पीटीआई बड़ी नाराज और हमें खफा दिखाई दी, लेकिन वो पॉलिटिकल डायलॉग का हिस्सा बनी। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम कि अगला चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो मौजूदा के रिटायरमेंट से कब ही आ जाएगा। बहुत शुक्रिया नौशीन। तो नौशीन की आपने बातें सुनी है, मुझे लगता है कि 26 तारीख के बाद जो हफ्ता है ना, उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि हमारा, क्योंकि बहुत बड़ी इस्लाहात हुई हैं अदालती निज़ाम के अंदर, तो ये देखना ये है कि क्या अब उसके बाद जो मैं गेज कर रहा हूँ कि कुछ रिएक्शन जुडिशरी का होगा, कुछ वकीलों का होगा, और सबसे बड़ा जो उसमें फैक्टर आएगा ना वो है 29 तारीख का सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन। अगर उसमें हामिद खान ग्रुप के जो वो है ना काकड़ साहब, मुनीर काकड़ साहब हैं, वो जीत गए तो एजाज़ बड़ी तहरीक चलने का बड़ा विजिबल इम्कान है। और आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उसके उम्मीदवार के हवाले से
जितने लोगों से मेरी बात हुई है लोग पुरुमीद नहीं हैं। वो इसलिए नहीं है कि वो ये समझते हैं कि हामिद खान ग्रुप का जो स्टैंस है जो इन रिफॉर्म्स के हवाले से वो ज़्यादा बेहतर है, और आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो इस मामले में नरमी दिखा रहा है, हसन भून साहब और ये सारा जो हुकूमत लेड एक वो है। तो लेट्स सी अगर इस इलेक्शन का रिज़ल्ट मुनीर काकड़ साहब के हक़ में आता है तो फिर वकील और जज जो हैं इस पे अपना खुल के आएंगे सामने। अच्छा आसिफ, हम हमारे जो दूसरे पाकिस्तानी भाई हैं, क्रिश्चियन पाकिस्तानी भाई, हिंदू पाकिस्तानी भाई, सिख पाकिस्तानी भाई और दीगर जो मज़हब के जो पाकिस्तानी भाई हैं उनकी बात कम करते हैं, लेकिन अगले दिनों सेनेटर दिनेश कुमार हैं, सेनेट में बड़े मुतहरिक हैं, बड़े एक्टिव हैं। एक और भी सेनेटर है सेनेटर संधू, खलीद संधू, वो भी बड़े एक्टिव हैं। सेनेटर दिनेश कुमार की अक्सर जो तकरीरें हैं वो बड़ी ना हैरान कर देती हैं। तो इन्होंने सेनेट में एक तकरीर की है, वो मैं सुनाना चाहता हूँ हमारे हुक्मरानों को, हमारे लोगों को। तो मेरे ख्याल में अगर हम वो सुन लें तो बड़ा अच्छा होगा। तो दिखाएं जी सेनेटर दिनेश कुमार ने क्या अहम बात की है। पाकिस्तान में अक़लियती बिरादरी 1 करोड़ अक़लियती बिरादरी है, गैर मुस्लिम अक़लियती बिरादरी। जनाब आला, आप ये समझे पाकिस्तान के 1 करोड़ अक़लियती बिरादरी की आपकी कैबिनेट में, ये सुन लें, यहां पर बैठे हुए हैं हमारे उस्ताद मोहतरम साहब, आप भी सुन लें, मांडीवाला साहब आप भी सुन लें, पाकिस्तान की कैबिनेट में एक भी गैर मुस्लिम वजीर आपके नहीं है। सर ये हमारे लिए शर्म की बात है। पूरी दुनिया में हमें जब हम कहते हैं कि पाकिस्तान का झंडा का जो सफेद हिस्सा है वो अक़लियती नामजदगी करता है, तो लोग कहते हैं उसी सफेद झंडे के हिस्से में डंडा भी है, और मगर हम फखर से कहते हैं कि इसी डंडे ने पाकिस्तान के परचम को ऊंचा रखा हुआ है। सर हम आते हैं आपके हाउस की तरफ से, आप देखें 40 स्टैंडिंग कमेटियां हैं, किसी भी अक़लियत के रुकन को किसी भी जो कमेटी की चेयरमैन या चेयरपर्सन नहीं दिया गया। सर ये क्या बात है? ये कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रूह पर आप जो है ना कर रहे हैं, उनकी रूह तड़प रही है कि आप पाकिस्तान की जो मुहिब्बे वतन अक़लियती बिरादरी है उसको आप नजरअंदाज कर रहे हैं। क्या हम में काबिलियत नहीं है? क्या आप समझते हैं कि हम अक़लियती बिरादरी, दिनेश कुमार को नहीं चाहिए मिनिस्ट्री, दिनेश कुमार को स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन नहीं चाहिए, हमारे पूजो मल साहब हैं यहां पर, हमारे जो 6 दफा पार्लियामेंटेरियन रहे सिंधु साहब बैठे हुए हैं, आप उनको मिनिस्टर करें, आप उन्हें मिनिस्ट्री दें, ताकि हम जब बैरून मुल्क पाकिस्तान जाते हैं लोग हमसे पूछते हैं कि आप कहते हैं बराबरी की बुनियाद है, ये बराबरी की। और इस चीज में मैं ये नहीं कहूंगा कि मौजूदा हुकूमत, आप देखें जो साबका हुकूमतें थी उस टाइम भी अक़लियती बिरादरी से कोई भी कैबिनेट में मिनिस्टर नहीं लिया। मुझे फख्र है सर, आप भी मानेंगे, जस्टिस कार्नेलियस साहब थे, जस्टिस राणा भगवान दास थे, जस्टिस दुराब पटेल साहब थे, वो कौन थे? वो अक़लियती बिरादरी से थे, और आज तक उनका नाम एहतराम से लिया जाता है। आज तक मैं कहता हूं आप लोग ने, हम गैर मुस्लिम पाकिस्तानियों को मौका दें। आप हमारे मुस्लिम भाइयों ने पाकिस्तान को ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, आप हमें अभी मौका दें कि हम आपको कैसे संभाल कर दे सकते हैं पाकिस्तान, कैसे हम IMF से आपकी जान छुड़ा सकते हैं, मगर आप नहीं देंगे, आप नहीं देंगे। सर हमें आजमाएं, हम आपको बताते हैं कि किस तरह से किया जाता है, मगर नहीं। आप एक दफा आजमा लें, कोई मामूली सी वजारत देखें, आप देखेंगे कि अक़लियती बिरादरी अपने नाम की तरह अक़लियती पाकिस्तानी बिरादरी किस तरह से वो चलाती है। सर इस पर आप रूलिंग दें, आप दें कि क्यों ये ज्यादतियां हो रही है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सेनेटर दिनेश कुमार की बात आपने सुन ली। आसिफ, कितना जुल्म है, देखिए एक फेडरल मिनिस्टर नहीं ये रख सके। बिल्कुल होना चाहिए, उनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि पहले भी हमेशा रही है और ये एक अच्छी रिवायत है। और फिर नून लीग के पास संधू है, खलील संधू है, इनके पास दिनेश कुमार है, हमारे पास जो बड़े अच्छे बंदे आए हैं पार्लियामान में, मिनॉरिटीज़ में बड़े बड़े अच्छे लोग रहे हैं, और इनमें से कम से कम एक मिनिस्टर तो ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम हमारे यहाँ इनकी नुमाइंदगी होनी चाहिए। इसी तरह नेशनल असेंबली में भी है बड़े, काबीना के अंदर जी, काबीना के अंदर। तो मेरे ख्याल में प्रोग्राम खत्म करते हैं। आज तो यही था, आज यही है। तो प्रोग्राम आपने नाज़रीन देखा, उम्मीद आपको पसंद आया होगा। कमेंट अपना ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने हमें कोई मालूमात देनी है तो talkshock777@gmail.com पे दीजिए।